गुड मॉर्निंग सेवेंथ क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी लैंग्वेज का चैप्टर 2 बच्चों, वर्ण विचार। चैप्टर का नाम है वर्ण और विचार। तो हम इसमें वर्ण होते हैं उन वर्णों के बारे में पढ़ेंगे और उस पर विचार। जब हम अपने भावों या विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो मुख से अनेक ध्वनियों का उच्चारण होता है। जब हम अपने भावों को, अपने विचारों को मुंह से बोलकर जब भी प्रकट करते हैं तो उस मुख से हमारे अनेकों ध्वनियाँ निकलती हैं। जो ध्वनियाँ निकलती हैं उस ध्वनियों के विशेष चिन्ह होते हैं। उन ध्वनियों के जो क्या है बच्चों, विशेष चिन्ह होते हैं। जैसे कि ध्वनियों के विशेष चिन्ह होते हैं, जैसे आम, आ धन मा, धन ओ, आम। विद्यालय, व धन ई धन द धन य धन आ धन ल धन अ धन र य धन अ। ये हो गया विद्यालय। यह ध्वनि चिन्ह ही भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इनके और खंड नहीं किए जा सकते, यही वर्ण कहलाते हैं। यह जो ध्वनि चिन्ह है, ध्वनि चिन्ह ही भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इनके हम और खंड नहीं कर सकते, इसी को हम वर्ण कहते हैं। अब आगे दिया है बच्चों परिभाषा वर्ण की, तो अच्छे से पढ़िए। देखिए, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। एक बार फिर से रिपीट करेंगे बच्चों। भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। ये हमारी हो गई बच्चों वर्ण की परिभाषा। अब आगे देखिए, वर्णों को ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। जो वर्ण होते हैं उनको ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। जैसे अ, क, ग, म, त आदि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। जो वर्ण होते हैं उनके समूह को हम क्या कहते हैं बच्चों, वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्णों की संख्या है? हिंदी वर्णमाला में कुल 48 वर्णों की संख्या है, जिनका विस्तृत क्रम इस प्रकार है। देखिए, अभी आपको वर्णमाला भी दी गई है बच्चों। स्वर, अयोगवाह और व्यंजन दिए हैं। तो स्वर दिए हैं छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, ऋषि, ए ओ औ। औ तक आपके ये हो गए स्वर। अयोगवाह दिया है अंग और आ, ये 2 हो गए अयोगवाह। और व्यंजन क ख ग घ ण च छ ज ज ण ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह। ये हो गए आपके व्यंजन। अभी आपके व्यंजन के बाद है अन्य वर्ण। अन्य वर्ण क्या दिए? ड और ड़। अब है संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और श्र। ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। अभी इन ध्वनियों का प्रयोग प्राचीन काल से हो रहा है। ये जो ध्वनियाँ हैं इनका प्रयोग कब से हो रहा है बच्चों? प्राचीन काल से हो रहा है। वर्णमाला में इन्हें हाँ के बाद लिखने की परंपरा रही है। वर्णमाला में इन सबको लिखने की जो परंपरा है, वर्णमाला में इन्हें हाँ के बाद लिखने की परंपरा रही है। परंतु ये चारों संयुक्त ध्वनियाँ हैं। परंतु ये जो चारों हैं ये संयुक्त ध्वनियाँ हैं जो 2-2 वर्णों के मेल से बनी हैं। ये जो 2-2 वर्णों के मेल से बनी हैं, ये जो संयुक्त ध्वनियाँ हैं ये, जैसे क धन श बराबर छ, त धन र बराबर त्र, ज धन व बराबर ज्ञ, श धन र बराबर श्र। आगत ध्वनियाँ होती है बच्चों विदेशी भाषा के प्रभाव से आई हुई ध्वनियों के प्रमुख ध्वनियाँ। विदेशी भाषा के प्रभाव से आई हुई ध्वनियों में प्रमुख ध्वनियाँ जैसे क, ख, ग, घ, जा, फा तथा औ ध्वनियाँ प्रमुख हैं। आजकल जा, फा ध्वनियाँ ही ज़्यादा प्रचलित हैं। शब्दों में अर्थ के भेद को स्पष्ट करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जब शब्द होते हैं उनमें उनके जो अर्थ होते हैं, उनके अर्थ के अलग अलग भेद को स्पष्ट करने के लिए बच्चों इनकी आवश्यकता होती है। आगे देखिए, दिया है बच्चों यहाँ वर्णों के भेद। वर्णों के भेद के बारे में हम पढ़ेंगे। उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला में वर्णों के 3 भेद होते हैं, स्वर, अयोगवाह और व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पे जो वर्णों के भेद होते हैं वो 3 भेद होते हैं।
क्या क्या होते हैं? स्वर, अयोगवाह और व्यंजन। अब हम सबसे पहले स्वर के बारे में बच्चों यहाँ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से अर्थात किसी वर्ण की सहायता के बिना होता है वे स्वर कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से अर्थात अन्य किसी वर्ण की सहायता के बिना होता है वे स्वर कहलाते हैं। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋ, शी, ए, ऐ, ओ और औ। ये हमारे हो गए बच्चों स्वर। अब दिया है स्वरों के भेद। अब स्वरों के कितने भेद होते हैं? उच्चारण के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। देखिए बच्चों, उच्चारण के आधार पर मतलब जब हम उनका उच्चारण करते हैं स्वर का, तो उसके आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। सबसे पहला है ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उनको बच्चों हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ तथा री ह्रस्व स्वर हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। जिन स्वरों का उच्चारण करने में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसी तरह से दीर्घ स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करने में स्वर से ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कैसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ तथा औ दीर्घ स्वर हैं। इन्हें संधि स्वर भी कहा जाता है क्योंकि इनका निर्माण 2 स्वरों के योग से होता है। इन्हें संधि स्वर भी कहा जाता है क्योंकि इन वर्णों का, शब्दों का जो निर्माण है वो 2 स्वरों के योग से होता है। जैसे छोटा धन छोटा, बड़ा आ, छोटा धन ए बराबर ऐ, छोटा धन छोटी बराबर ए, छोटा धन छोटा ऊ बराबर ओ, छोटा धन ओ बराबर औ, छोटा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, छोटी धन छोटी बराबर बड़ी ई। अब है आगे बच्चों प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में तिगुना समय लगता है, जिनमें दुगुना समय लगता है वो दीर्घ स्वर, जिनमें तिगुना समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इन स्वरों का प्रयोग प्रायः संस्कृत में होता है। इन स्वरों का प्रयोग प्रायः कहाँ होता है? संस्कृत में होता है। संस्कृत में होता है। यह स्वर एक है। यह स्वर एक है। लिखते समय स्वर के आगे 3 इस तरह का लगा दिया जाता है जिसका अर्थ है तिगुना, अर्थात ओम। स्वर के आगे क्या लगा देते हैं? इस तरह से ये कर देते हैं। इसका अर्थ होता है तिगुना, मीन्स ओम। 3 बार ओम हो जाएगा इस तरह से। अयोगवाह। अयोगवाह जो ध्वनियाँ ना तो स्वर और ना व्यंजन, जो ध्वनियाँ ना तो स्वर और ना व्यंजन उन्हें अयोगवाह कहते हैं। जो ध्वनियाँ ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है उनको क्या बोलते हैं? अयोगवाह कहते हैं। ये 3 हैं: अंग, आहा और अंग और आ में चंद्र बिंदु आ और आहा काली। इन्हें क्रमशः अनुसार, अनुनासिक और विसर्ग कहते हैं। अनुसार, इसका चिन्ह, इसका उच्चारण नाक से होता है। यह नासिका व्यंजन ड़ा, डा, ना और माँ के स्थान पर प्रयुक्त होता है। इसका उच्चारण पूर्ववर्ती स्वर के बाद होता है, जैसे अंग, मंजन, अंजन, धुंध आदि। अनुनासिक स्वर अंग की बिंदी के रूप में होता है अनुसार का। अब है अनुनासिक, इसका चिन्ह है, इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। जैसे अंगूर लिखते हैं तो बच्चों अंगूर में हम इस तरह का चंद्र बिंदु लगा देते हैं, तो इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, जैसे माँ, आँख, गाँव, कहाँ, वहाँ आदि। ये हमारा है अनुनासिक। अभी तीसरा है विसर्ग। विसर्ग का चिन्ह 2 बिंदी होता है। विसर्ग का जो चिन्ह है वो इस तरह से 2 बिंदी होता है। इसका उच्चारण हा की तरह होता है। इसका प्रयोग कुछ शब्दों में ही होता है, जैसे अतः, प्रातः, संभवतः आदि। अभी है व्यंजन। तो बच्चों आगे व्यंजन दिया है, व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन, व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख से किसी न किसी भाग में घर्षण करती हुई निकलती है। व्यंजनों के उच्चारण में जब हम बोलते हैं तो वायु मुख से किसी न किसी भाषा से घर्षण करती हुई निकलती है। व्यंजनों का स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता।
इन्हें केवल स्वरों की सहायता से ही बोला जाता है। व्यंजनों का जो उच्चारण है वो नहीं कर सकते हम स्वतंत्र रूप से, इन्हें सिर्फ स्वरों की सहायता से ही बोल सकते हैं। व्यंजनों के भेद। व्यंजनों का वर्गीकरण 3 आधारों पर किया जाता है। व्यंजनों का जो वर्गीकरण है उसे हम 3 आधारों पर करते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के 3 भेद। स्पर्श व्यंजन, इनका उच्चारण कंठ, मूर्धा, दांत और ओष्ठ से स्पर्श होता है। ये होगा बच्चों हमारा स्पर्श व्यंजन। कैसे? जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारा कंठ से, गले से, दांत से, ओंठ से और मूर्धा से आवाज़ जो स्पर्श करते हुए निकलती है उसको हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। अब आगे है वर्ग, वर्ण और उच्चारण। क वर्ग क ख ग घ ङ कंठ। च वर्ग च छ ज झ ण तालु। ट वर्ग ट ठ ड ढ ण मूर्धा। त वर्ग त थ द ध न दंत। और प वर्ग प फ ब भ म ओष्ठ। ये हो गए हमारे वर्ण, उच्चारण और उच्चारण स्थान। अब दिया है आगे बच्चों ड़ा, वा, ण, न, म को नासिका व्यंजन भी कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन, इनका उच्चारण जीभ को, अंतःस्थ व्यंजनों का जो उच्चारण है वो जीभ को तालु, दंत एवं ओष्ठ के समीप लाने से होता है। जब हम उच्चारण को तालु के समीप, ओष्ठ के समीप, अपने होंठ के और दांत के समीप लाते हैं, जैसे या, र, लावा अंतःस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन, इनका उच्चारण करते समय वायु घर्षण करती हुई बाहर निकलती है। श, श, स, ह। स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर। स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर। स्वर तंत्रिका में कंपन के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद होते हैं। व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। उस व्यंजनों के 2 भेद होते हैं। जैसे अघोष व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों के कंपन नहीं होता वे अघोष व्यंजन हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों के कंपन नहीं होता में तो वे अघोष व्यंजन हैं। सभी वर्णों का पहला, दूसरा वर्ण तथा श, श, स अघोष व्यंजन हैं। जैसे क, ख, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ आदि, ये सब क्या है? अघोष व्यंजन। अब सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन क्या है? अब इसके बारे में पढ़ेंगे हम। सघोष व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। जिसमें कंपन हो उनको क्या कहते हैं? सघोष व्यंजन कहते हैं। सभी वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तथा भार अलावा हा सघोष व्यंजन कहलाते हैं। उच्चारण में श्वास की मात्रा के आधार पर। अब है उच्चारण में श्वास की मात्रा क्या, इस आधार पर व्यंजनों के 2 भेद हैं। अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। देखिए, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है। ऐसे व्यंजन जिनको हम बोलने में हमारे मुख से वायु की मात्रा कम होती है, इन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ग, ड़, क, घ, ङ, ण, च, छ, ण, व, त, ठ, ण, त, थ, द, ध, न, त, थ, त, द, न, प, ब, म, या, र, ला, व अल्प प्राण व्यंजन है। अब आगे दिया है बच्चों महाप्राण व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिनको बोलने में अधिक दबाव के साथ बाहर निकलती है, जो वायु है मुख से अधिक दबाव के साथ बाहर निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। ख, घ, छ, झ, ठ, ण, थ, ध, फ, भ, श, श, स, ह महाप्राण व्यंजन है। अब है व्यंजन गुच्छ। जो व्यंजन गुच्छ है वो उसके बारे में। जब 2 व्यंजनों के बीच में कोई स्वर ध्वनि नहीं होती, जब 2 व्यंजनों के बीच में कोई भी किसी भी प्रकार की स्वर ध्वनि नहीं होती तो उनका उच्चारण उन्हें जोड़कर किया जाता है। तो उनका जो उच्चारण है उन्हें जोड़कर किया जाता है। ऐसे व्यंजनों को गुच्छ या संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क्या, क्यों, पुण्य, अल्प, तुच्छ, दिव्य आदि, ये हैं व्यंजन गुच्छ। अब है द्ववित्व व्यंजन। द्ववित्व व्यंजन, 2 समान व्यंजनों का
संयोग होने पर द्वैत्व व्यंजन बनते हैं। दो समान व्यंजनों का संयोग होने पर क्या बनते हैं? द्वैत्व व्यंजन बनते हैं। जैसे कच्चा, बच्चा, सच्चा, कुत्ता, बिल्ली आदि। तो ये हो गए बच्चों हमारे द्वैत व्यंजन। इस तरह से बच्चों हमारा चैप्टर 2 वर्ण विचार आज कंप्लीट होता है। आप इसको अच्छे से रीड करिए। आपको कुछ समझ में नहीं आता है आप पूछ सकते हैं ग्रुप में। इसके बाद हम आपको इसकी एक्सरसाइज सेंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।